आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चैप्टर 40 पे बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज। अब आगे ना आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। दोस्तों हम 70% किताब खत्म कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो आपको पता ही है कि जो जहाँ से हमारा संविधान शुरू होता है तो उसमें हमारे देश की बात की गई है। अब हमारे संविधान में ये आपको पता ही है कि यूनियन पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुका हूँ। सबसे पहला लेक्चर इनफैक्ट जो शुरुआत के 3 लेक्चर्स थे वो मैंने इंडिया के मतलब इंडिया एज अ यूनियन पे ही लिए थे, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 1 में ये लिखा है कि भारत है क्या है टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? एक तो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, राज्य जो है हमारे, ठीक है। फिर है हमारी यूनियन टेरिटरीज, और फिर अगर हमने कोई टेरिटरी जीती है या फिर ली है या फिर एक्वायर की है, ठीक है, या किसी ने दे दी। तो ये तीसरा वाला प्रोविजन तो अभी तक नहीं हुआ है, क्या पता आगे हो जाए। 1947 से लेकर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ना ही हमने कोई टेरिटरी जीती है, ना ही किसी देश ने ली है। लेकिन पहला प्रोविजन बिल्कुल भारत में स्टेट्स हैं और दूसरा भारत में यूनियन टेरिटरीज है। भारत में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। चलिए 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज का नाम बताइए। मैं चाहता तो लिख सकता था, लेकिन मैं सवाल थोड़ा कम पूछता हूं, तो अब सवाल मैं ज्यादा पूछूंगा, ठीक है। तो ये चीज, तो अब यूनियन टेरिटरीज देखिए, नाम ही है ना यूनियन, यूनियन नाम है, तो जाहिर सी बात है ये जो टेरिटरीज हैं, ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये डायरेक्टली कंट्रोल के किसमें रहेंगी? यूनियन के। यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, वो एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। मतलब सारा जो कार्यभार है वो सेंटर ही देखती है। अभी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, तो अब वो सेंटर के अंदर आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए इनको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनियन टेरिटरी से डील करती है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। ये गवर्नर की तरह नहीं होता है। गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं मिलेंगे, आपको यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर मिलेंगे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेटर रूल करता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो पूरा फैसला होता है प्रेसिडेंट के पास ही होता है, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर खाली। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो वहां पे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेगा। दिल्ली की बात करें, यार मैंने सवाल पूछा था लेकिन सारी यूनियन टेरिटरीज तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, कोई बात नहीं। दिल्ली की बात करें तो आपको मिलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। भैया दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एलजी और केजरीवाल में तो क्या भयंकर लड़ाई हुई थी, याद है कि नहीं। उसके बाद दमन एंड दीव में आपको एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा। दादरा एंड नागर हवेली में एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा। दिल्ली में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली की चलिए बता ही दिया मैंने। पुडुचेरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पे ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, उसको हमारे यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यूनियन टेरिटरीज में बोल सकते हैं, चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन काम सेम ही होते हैं, ये अलग अलग नाम है बस, ओके। तो अब हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, पुडुचेरी और दिल्ली के पास तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और अभी जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी होगी तो उसके पास भी है ना, और किसी के पास नहीं है। तो अब अगर यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है तो जाहिर सी बात है इलेक्शंस होते हैं। दिल्ली में जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं और 70 सीटों पे इलेक्शंस होते हैं। तो दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और ये जो जो पुडुचेरी और दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? याद रखिएगा कि जहां पे भी विधानसभा होगी वहां के मेंबर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू दी गवर्नर, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पे भी चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अभी अरविंद केजरीवाल है, दोबारा 63 सीटें लेके आए, ठीक है, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर। अब इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है? चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करना, और चीफ मिनिस्टर को यहीं का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता। वही प्रोविजन है दोस्तों, ठीक है। जहां पे भी विधानसभा होगी प्रोविजन सेम होंगे जैसे स्टेट के होते हैं, ओके। तो आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है, राज्यों से दिल्ली और पुडुचेरी बहुत अलग है। दिल्ली और पुडुचेरी को ताकत इतनी नहीं है ना। जैसे कि
पुडुचेरी की बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आप मतलब जो तीनों लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। ठीक है, पुडुचेरी भी बना सकती है, पुडुचेरी भी कानून बना सकती है, लेकिन ज्यादा ताकत यहां पे किसको है? ज्यादा ताकत यहां पे है सेंटर को, पार्लियामेंट को। ठीक है। दूसरा, दिल्ली, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ताकत है, दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर आता है वो डिसीजन लेता है, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट मैटर दिल्ली के पास नहीं है। कौन कौन से? इसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, यही तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही दिल्ली के पास नहीं है। इसीलिए बोला अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे नेता जो है वो बोल रहे हैं कि दिल्ली को पूरा स्टेटहुड दो, दिल्ली को पूरा पूर्ण राज्य बनाओ। अभी दिल्ली में दंगे हुए थे तो उसमें अरविंद केजरीवाल फैसला नहीं ले सकता था क्योंकि उसके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस नहीं है। वो फैसला लेगी केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री। समझ रहे हैं? तो पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर ये दिल्ली के पास नहीं आता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि दिल्ली को स्टेट बनाओ, है ना। अभी हम देखेंगे डिफरेंस क्या होते हैं इधर क्या कहते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, अभी हम उस पर नजर डालेंगे। अब 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अरे यार ये 5 हटा देना। ठीक है, ये एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट दिया था तो मैंने जब कॉपी किया तो ये भी आ गया। इन 1991 में जो आया उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में स्पेशल प्रोविजंस दिए, स्पेशल स्टेटस देता है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। ठीक है, अब दिल्ली में आपको पता ही जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ठीक है, और उसके बाद 70 मेंबर, 70 सीट होंगी जो कि लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, असेंबली के पास इतनी ताकत है, दिल्ली के असेंबली के पास इतनी ताकत है कि स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे वो लॉ बना सकती है। ठीक है, लेकिन 3 मैटर्स उनके पास नहीं है, मैंने बताया आपको, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। समझ रहे हैं? जहां पे भी विधानसभा बनाई जाएगी तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे लॉज वो बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अब दोस्तों हम डिफरेंस देख लेते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। देखिए, स्टेट की बात करें, बाकायदा इसमें किताब में टेबल दी गई है। ठीक है, तो अरे वाह, नहीं नहीं, अच्छा लाइन सीधी नहीं खींची है ना, टेढ़ी हो गई। तो अगर हम बात करते हैं स्टेट की, ठीक है, तो स्टेट और सेंटर का जो रिलेशनशिप होता है वो फेडरल होता है। मतलब या इस पे भी मैंने पूरा लेक्चर लिया, पता नहीं आप रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। स्टेट और सेंटर का जो नेचर है वो फेडरल है, मतलब राज्य को भी ताकत अच्छी खासी है और केंद्र को भी ताकत, केंद्र को तो सबसे ज्यादा ताकत है, लेकिन राज्य को पूरी ऑटोनॉमी है, पूरी स्वायत्तता है। यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं है। यूनियन टेरिटरी और जो केंद्र का रिलेशनशिप है, जो सेंटर का रिलेशनशिप है, वो यूनिटरी है। मतलब यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट किसके कंट्रोल में है? सेंटर के। समझ रहे हैं? स्टेट को पूरी ऑटोनॉमी है, यूनियन टेरिटरी को ऑटोनॉमी नहीं है। अब ऑटोनॉमी की अगर बात आई तो जाहिर सी बात है कि यहां पे अगर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो सेंटर और स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, यानी कि सेंटर और जैसे आप फाइनेंसेस की बात करें, ठीक है, फाइनेंसेस की बात करें तो सेंटर और स्टेट, जो केंद्र है और जो राज्य है, उनमें पैसा बटेगा प्रोविजंस के हिसाब से। लेकिन यूनियन टेरिटरी में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यूनियन टेरिटरी को केंद्र गवर्न करता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। थर्ड, अगर बात करें, इनके पास ऑटोनॉमी है, तो चलिए मैंने बता ही दिया, इनके पास कोई ऑटोनॉमी होती ही नहीं है। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। राज्यों में जितने भी प्रावधान है, मतलब जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स है और जो हमारे संविधान में लिखा है राज्यों के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बारे में, वो यूनिफॉर्म है। समझ रहे हैं ना? यूनिफॉर्मिटी है, हर राज्य में आपको सेम प्रोविजंस मिलेंगे। राज्यों को हमारे संविधान को लागू करना पड़ेगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जा रहा है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर को खाली एडमिनिस्ट्रेटर बोला जा रहा है। दूसरा, यहां पे दिल्ली और पुडुचेरी को तो असेंबली दी है, लेकिन बाकी यूनियन टेरिटरीज को असेंबली नहीं दी है। यूनियन टेरिटरी के अलग अलग यूनियन टेरिटरी के अलग अलग प्रोविजंस है, ये चीज आप समझे। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सेम नहीं है। यहां पे पुडुचेरी में आपको अलग मिलेगा, लक्षद्वीप में आपको अलग मिलेगा, दिल्ली में आपको अलग प्रोविजंस मिलेंगे। समझ रहे हैं? स्टेट में गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। स्टेट में जो स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इनके पास ऑटोनॉमी है, तो पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं होती है कि वो स्टेट लिस्ट में, स्टेट सब्जेक्ट में जितने सब्जेक्ट हैं, मतलब स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है उस पर लॉज बना दे। यानी कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे तो जो भी सब्जेक्ट उन पे लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट लिस्ट को छू भी नहीं सकती। लेकिन यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट के पास सारी ताकत है, तो जो भी कानून बनेंगे वो थ्रू पार्लियामेंट ही बनते हैं। समझ रहे हैं?
तो यूनियन टेरिटरी में जितनी भी तीन स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, तीनों पे लॉ पार्लियामेंट बनाती है। तो ये लेक्चर था दोस्तों यूनियन टेरिटरी पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।